लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों मिरर फॉर्मूला जनरेट किया था और उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया भी था कि जो हमें मेज़रमेंट करना होता है वो सारा का सारा मेज़रमेंट हमें पॉल से करना होता है, और जो रे की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, उसके अपोजिट वाले जितनी भी वैल्यूज़ होती है उन सबको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था और 3 डायग्राम्स भी बनाए थे, उनमें मैंने पॉजिटिव किस तरीके से लेना और नेगेटिव किस तरीके से लेना वो बताया था। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तीनों केस बता देते। आज मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट बात है, अगर आपके पास u नेगेटिव है तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट रियल होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा। किसके केस में बात कर रहा हूँ बच्चों में? रिफ्लेक्शन के केस में, कर्व्ड मिरर से। ठीक है, अगर आपके पास सपोज कीजिए v भी नेगेटिव है तो जो इमेज होगा वो भी रियल होगा। ठीक है, वो भी रियल होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो u है वो पॉजिटिव है तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से v अगर पॉजिटिव है तो वो भी क्या होगा? इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, ये सब किसके केस में है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। ठीक है, कर्व्ड मिरर के केस में है ये। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। इससे बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो। फिर भी मैं कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो याद रखने होते हैं। कई बार आपके जेईई में एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड होते हैं और वो वैल्यूज आपको पता होती है। जैसे कि सपोज करना हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर ये कॉनकेव मिरर है बच्चों और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और इसकी फोकस F है, तो अगर यहाँ पे इसका फोकस है F, यहाँ पर सेंटर है C, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फोकस और सेंटर के मिड में रखा होता है, यानी कि यहाँ पर फोकस और सेंटर के मिड में रखा होता है यहाँ पर, यानी कि जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी 3f/2। कितनी होगी? 3f/2। तो ये डिस्टेंस होती है F, ये डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 2f, तो उसका मिड क्या हो जाएगा? 3f/2 पोल से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास 3f/2 पे रखा हुआ, यानी कि सेंटर और फोकस के मिड में रखा हुआ, तो इसका जो इमेज बनता है बच्चों वो बनेगा आपके पास 3f पर। इस तरफ इमेज क्या बनेगा? 3f पर। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। यानी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है -3f/2 पर तो उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा -3f पर, यानी कि इसके डबल पर। यानी कि अगर ये 15 है तो ये 30 पे बनेगा। इस बात का ध्यान रखना पक्का। एक और कैसा आता है इसी में, यहीं पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। यही सिचुएशन है, यही मिरर है, ये फोकस F है, इसका फोकस F है, ये फोकस है, ये सेंटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पोल और फोकस के मिड में रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास? f/2। कितनी हो जाएगी? f/2। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसका इमेज जो बनेगा बच्चों वो आगे की तरफ बनेगा और कितने पे बनेगा? इसके डबल पे बनेगा, यानी कि इसके फोकस पर बनेगा, यहाँ पे f पर। यहाँ पे इमेज बनेगा कितनी डिस्टेंस पर? f पर इमेज। तो यानी कि इस वाले केस में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -f/2 तो इमेज बनता है प्लस के f पे, यानी कि डबल पे। इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो दोनों के दोनों रियल है। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज क्या है? वर्चुअल, क्योंकि इमेज की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव में आएगी। जैसे कि एग्जांपल समझना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या है अरेंजमेंट, समझना। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो फिर उनके, क्योंकि कई बार आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर ये कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ आपसे बोल दी गई है 10 सेंटीमीटर है और आपसे बोला गया है ये पोल है और जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितने पे रखा हुआ? 15 सेंटीमीटर। तो आप खुद ध्यान से समझिए, ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, अगर मैं इसकी फोकस की बात करूँ तो फोकस यहाँ पे होगा 10 पर, तो सेंटर कितने पर होगा? 20 पर। ये 20 पर होगा, ये 10 पर होगा, तो इन दोनों के मिड में जो डिस्टेंस आएगी वो 15 ही तो होगी। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट 15 पे रखा हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका इमेज जो बनेगा वो -30 सेंटीमीटर पे बनेगा।
यानी कि इसी तरफ बनेगा। हम इसे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो 1/v कैलकुलेट करना है, u कितना है -15। अब -15 क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे जा रही होगी इस तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव। तो हमें जो o मेज़र करना है यानी कि u मेज़र करना है वो पोल से मेज़र करना है और पोल से इस तरफ मेज़र करना है, इसलिए वाली डायरेक्शन में क्या लिखूंगा नेगेटिव = 1/f। f भी इस तरफ है, फोकस भी इस तरफ है, तो इसे भी क्या लिखेंगे नेगेटिव -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v = क्या हो गया 1/15 - 1/10। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास -30 सेंटीमीटर। ये वाला एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको, देखो। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, मानते हैं हमारे पास वही ऐसे वैल्यूज याद रखनी है बच्चों, आपको ये याद रखेगा, यानी कि 15 ये 10 है, ये 15 है, तो 30 आ जाएगा आराम से। इस पे बात करते हैं। मानते इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके मिड में यानी कि 5 सेंटीमीटर पर। तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है 10 आने वाला है, यानी कि f के बराबर आने वाला है। देखो कैसे, तो 1/v + 1/u = 1/f। 1/v कैलकुलेट करना तो एज इट इज u नेगेटिव होगा, क्योंकि इससे रे इस तरफ जा रही है, तो रे की डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव है, तो पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो नेगेटिव लिखेंगे, इस तरफ जाना ना पोल से तो नेगेटिव, -5 और इसका फोकस भी इसी तरफ होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे -10 नेगेटिव। तो 1/v = 1/5 - 1/10। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, यहाँ पे कितना 2 - 1 1/v, तो v = कितना आ गया +10 सेंटीमीटर। तो इस वाले केस में जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, ठीक है, और साइज भी क्या होगी बड़ी होगी, लार्ज होगा। इस वाले केस में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, और जो साइज होगी साइज भी बड़ी होगी, लार्ज होगा, ठीक है। क्या इस बात को समझ में आता है? अब हमसे कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, मैं बताता हूँ आपको बच्चों, ध्यान से समझना। जब भी कॉनकेव मिरर के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में बात की जाए तो कुछ इस तरीके से इमेज बनाने होते हैं बच्चों। मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर है, इस लाइन को हटा रहा हूँ, इस लाइन को हटा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, तो इसका इमेज भी बच्चों सेंटर पे ही बनेगा और इसके अपोजिट बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट पे जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो सेंटर पे रखा हुआ है तो उसका इमेज भी सेंटर पे बनेगा और उतनी ही साइज का बनेगा। अब अगर मैं इस तरफ जाता हूँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है सेंटर से दूर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर से उस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ, वो छोटा बनेगा I2। मैं अगर और इस तरफ जाता हूँ तो इसका इमेज और इस तरफ दौड़ेगा और छोटा होगा। यानी कि सेंटर से दूर जाने पर इमेज ऑब्जेक्ट की साइज भी बढ़े तो भी इमेज की साइज क्या हो रही होगी, घट रही होगी, और इमेज किस तरफ दौड़ेगा, फोकस की तरफ। ऑब्जेक्ट अगर चलता है किस तरफ, इस तरफ, सेंटर से लेफ्ट, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ, तो जो इमेज चलता है वो चलता है सेंटर से फोकस की तरफ। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ बने और इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इसे रफ करता हूँ थोड़ा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखना आप लोग यहाँ पे क्या है अरेंजमेंट, इसे रफ करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। आई होप मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि देखो बहुत आसान है बच्चों, ये सब क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ, मान लेते इस फोकस और इस पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ फोकस के, इसको मान लेते हैं O4, तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा और इससे बड़ा बनेगा बच्चों I4। और अगर मैं इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, O मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका इमेज और बड़ा बनेगा इस तरफ। यानी कि ध्यान रखना, अगर मैं सेंटर के इस तरफ चलता हूँ या सेंटर से दूर जाता हूँ
तो इमेज से फोकस की तरफ जाएगा इस तरफ, और फोकस से पोल की तरफ जाता हूँ तो इमेज इस तरफ जाएगा और उसी डायरेक्शन में बनेगा चीज़। इसके ऊपर और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर ऐसा डायग्राम हो तो ऐसा आपको उसके साथ ट्रीट करना है, ठीक है। ऐसा भी देखना आप लोग समझना। एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। मैं अब आपको वो पोजीशन नहीं बता रहा हूँ जैसे बच्चों आपको छोटी क्लास में बताया जाता है कि 2F पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसका इमेज 2F पर बनेगा, यानी कि सेंटर पे बनेगा। इन्फिनिटी पर रखा हो तो वहाँ मैं डायरेक्टली बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें, ठीक है, हर डिटेल के बारे में। उसी तरीके से हमारे पास एक और मान लेते हैं मिरर है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर है। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से है, एक इस तरफ है ऐसे और एक इस तरफ है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये ऐसे इस तरीके से, एक ऐसे एक ऐसे। तो इसका इमेज जो बनेगा बच्चों, अब आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में तो इमेज तो पक्का इधर ही बनने वाला है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाएगी, और ये जितनी है उसकी बड़ी बनेगी इधर, यहाँ पे इसका इमेज, ठीक है। और ये जो इस तरफ है वो किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ऐसा इमेज बनेगा। ये वाला लाइन इसकी बड़ी और ये जो है उसकी छोटी हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। कई बार हमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं ये जो मिरर है हमारे पास, ये कॉनकेव मिरर, ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं ओमेगा से घूम रही है। किससे घूम रही है, ओमेगा से। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उस इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा व्हेन प्रिंसिपल एक्सिस रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, then position of image does not change, then position of image does not change, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। इस चीज़ के बारे में समझते हो आप लोग। तो इस तरीके से हमसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या बात समझ में आती है सभी को? इस तरीके से हमसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों कि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। अब से बोला गया है कॉनकेव मिरर है। मैंने अभी तक आप लोग को सिंगल मिरर्स के बारे में बताया, सिंगल प्लेन मिरर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट बताया, उस पर कर्व्ड मिरर के बारे में बताया। आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब मैं आपको दोनों की कंबाइंड न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, जब हमारे पास प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर मिक्सड हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है अरेंजमेंट। ये एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इस तरफ एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है बच्चों इस वाले न्यूमेरिकल में कि इस ऑब्जेक्ट का अगर पहला इमेज इस जो प्लेन मिरर से बनेगा उसकी पोजीशन और इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज जो इस कॉनकेव मिरर से बनेगा उसकी पोजीशन सेम है, इफ द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम both the mirrors is same है, वो क्या सेम है। then find out distance between mirrors, तो इन दोनों डिस्टेंस मिरर्स के बीच की डिस्टेंस में then find out distance between
मिरर्स। तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। सवाल कुछ इस तरीके से रफ करता हूँ बच्चों में, ताकि आप लोगों को समझ में आएगी चीज़ें। इससे रफ कर देता हूँ, इधर करते हैं हम लोग, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो, आपसे बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज जो इससे बने, यानी कि इससे जो इमेज बने उसकी पोजीशन और इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बने उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मुझे इतना तो पता है बच्चों कि अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ, इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, तो इन दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 + x। x क्यों माना, क्योंकि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर होता है ना, उसका इमेज भी उसके अंदर उतनी दूरी पर बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इससे x दूरी पर है इस प्लेन मिरर से, तो इमेज भी इसमें x दूरी पर ही बन रहा होगा बच्चों, यहाँ पर। ये इतना पक्का पता चल गया मुझे, ये तो फिक्स है भाई। ऑब्जेक्ट अगर इससे x दूरी पर रखा हो तो इमेज भी उससे x दूरी पर रखा होगा, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा। अब इससे जो इमेज बने ना, वो भी यहीं पे बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या मैं इमेज की पोजीशन निकाल सकता हूँ कि देखो f पता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, तो क्या मैं v निकाल सकता हूँ। देखो ये, यानी कि इसके लिए जो यहाँ से आके इसका भी जो इमेज बने वो यहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो v हो वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये v होना चाहिए। तो ये v अगर मुझे पता चल जाएगा तो 30 + x मिला के v के बराबर होगा। तो मुझे x पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा तो डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो हमारा मेन टारगेट क्या है बच्चों, ये v कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। v कैलकुलेट करना है तो इसे एज इट इज़ रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट देखो, अब रे इससे इस पे जा रही होगी, ऐसे ऐसे यही तो जा रही होगी रे, और ये टकरा के यहाँ पे गई होगी, ऐसे ये होगी। तो देखो रे की डायरेक्शन अब इस तरफ है, और इस पोल से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूँगा ऑब्जेक्ट की, तो वो इस तरफ है। रे की डायरेक्शन का अपोजिट, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो -30 = फोकस भी इसका इसी तरफ होगा, ये मिरर है तो फोकस भी इस तरफ होगा, तो वो भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यानी कि -1/20। तो 1/v = 1/30 - 1/20। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 60। माइनस का 60 आने का मतलब समझ रहे हो कि ये इसी तरफ बना है, कितनी डिस्टेंस पे, 60 पे। तो v = कितना मिल गया, मैं 60। अगर v = 60 मिल गया तो 30 + x + x = 60 होना चाहिए। सो v = 30 + x + x, यानी कि 60 = 30 + 2x, यही होगा। तो 2x = क्या हो गया, 30, तो x = 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर कितनी हो जाएगी, 30 + x। आसान है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स 30 + x, तो कितना हो जाएगा 30 + 15, यानी कि 45 सेंटीमीटर। इतना आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों, बहुत ही आसान। ये भी सेंटीमीटर में आएगा। क्या पास है भाई, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता, देखते हैं। वो भी आसान है बच्चों, सेम एज इट इज़ है। आपसे बोला गया कि यही कॉनकेव मिरर है, ठीक है। f = वही 20, ये यहाँ पे हमारे पास और प्लेन मिरर है। इमेज भी हमारे पास यहीं पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर। तो हमसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए, डिस्टेंस। तो अब वापस से ध्यान से सुना, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। हमसे ये बोला है इसमें कि अब इस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो इससे होता है। किससे होता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से। सेकंड रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर से। किससे होता है, कर्व्ड मिरर से। और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद ये रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। आपसे बोला गया है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, प्लेन मिरर से। दूसरा रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर से होता है, और उसके बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अगर ये अपने पाथ को रिट्रेस करे बच्चों, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद इस रे को वापस से इस ऑब्जेक्ट पे गिरना चाहिए, तभी ये रिट्रेस कर पाएगी अपने आप को, तभी ये क्या कर पाएगी, रिट्रेस। तो अगर ऐसे से पहला रिफ्लेक्शन इससे हो, दूसरा इससे, और उसके बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करे, तो ये रे ऐसे जाए, ऐसे जाए और वापस यहाँ गिरे। तो इसका मतलब याद है क्या है बच्चों, कि इस वाले केस में रे यहाँ गिरी। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा होगा, इस वाले मिरर के लिए, इमेज का। तो ये इमेज कितने पे बन रहा है, 30 पर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 है। तो एक बात याद रखना बच्चों, मिरर के केस में
रिवर्सिबिलिटी को फॉलो होता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि पहले जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और उसकी वजह से जो इमेज बन रहा था, मान लेते 20 डिग्री पर ऑब्जेक्ट था, उसकी वजह से 60 डिग्री पर इमेज बन रहा था। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 60 सेंटीमीटर कर दिया तो जो इमेज बनेगा वो 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। तो आप खुद सोचिए इसके पहले वाले केस में, आप सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट रखा था 30 पे तो इमेज बन रहा था 60 पर। अब इस वाले केस में देखो ऑब्जेक्ट के इमेज कितने पे बन रहा है 30 पर, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा 60 पर, यानी कि ये जो रे आती हुई दिखाई दे रही होगी, इसी लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ से कहीं से आती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये डिस्टेंस अगर x होगी तो ये डिस्टेंस भी x होगी, क्योंकि x दूरी पर तो x से बनी होगी, तो ये इमेज इतने पर आ रहा होगा। तो ये अगर 30 है तो टोटल कितना होगा 60 होगा वापस से। तो 60 इज इक्वल टू 30 प्लस x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, डिस्टेंस वापस से आ गया आपके पास 30 प्लस x, यानी कि 45 सेंटीमीटर। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होगे कि इस मिरर के केस में क्या होता है, वो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को चेंज कर देते हो तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, बस वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट यूज़ में लेके आपको यहाँ पे सोल्व करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये सॉरी मैग्निफिकेशन बात कर लेते हैं अपन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ लेंगे। देखो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चों हमारे पास, वो आता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो उस हाइट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब कोई हाइट वाला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो उसका जो इमेज बनेगा, उस इमेज की जो साइज होगी उसमें कितना एलोंगेशन होगा या कितना डिमिनिश्ड होगा, वो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनने वाला है वो कितना साइज में बड़ा होगा या कितना साइज में छोटा होगा, यानी कि स्मॉल होगा या लार्ज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन समझते हो? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो m इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि m इज इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं hi, यानी कि हाइट ऑफ इमेज होगा अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को समझते हैं बच्चों। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कॉनकेव मिरर है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इसका पोल होगा, ये इसका फोकस मान लेते हैं, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, इस तरफ सेंटर के इस तरफ, उसकी हाइट है h0, कितनी h0। तो इसका इमेज बनाना है मुझे। अब मुझे पता है सेंटर के तरफ कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, तो कन्फर्म है। तो अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो 2 रे पास करवाने होते हैं, बहुत आसान से। तो एक रे मैंने ऐसे पास करवाया पैरेलल, तो जो रे पैरेलल जाती है बच्चों कहाँ से पास होगी, फोकस से, ऐसे, सॉरी आगे हो गया वो, कोई बात नहीं, यहाँ बना देते हैं हम लोग फोकस, ठीक है, फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दूसरी अगर मैं पोल पे गिराऊँ ऐसे, तो जितने एंगल पे आई थी पोल पे उतने एंगल पे जाएगी ऐसे, यानी कि ये थीटा एंगल होगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। मान लो ये ए और ये बी था, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इमेज इस तरफ बनेगा। देखो हाइट में छोटा ही बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश। क्या बात समझ में आती? और इसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। तो
अब अगर आप ध्यान समझो तो हमें इन्हीं में रिलेशन निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम क्या बोलेंगे v, और ये ए से ऑब्जेक्ट की यहाँ से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं u। तो हमें रिलेशन निकालना। अब देखो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, PAB या BAP एंड ट्राइंगल, लिख सकते हैं हम लोग A डैश, या ऐसे लिख सकता हूँ B डैश A डैश P आर सिमिलर ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है बच्चों तो ध्यान से समझना कि ये वाली हाइट और इस वाली हाइट का रेशियो, यानी कि A डैश B डैश अपॉन AB का जो रेशियो आएगा वो रेशियो इस वाली हाइट का रेशियो, यानी कि A डैश P अपॉन AP के बराबर होगा। तो ये हाइट कितनी है, A डैश B डैश। ध्यान रखना बच्चों, जो डाउनवर्ड हाइट है उसको मैं नेगेटिव से लिख रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोग रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, उसी तरीके से इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मानना होगा, नेगेटिव मानना होगा। तो ये नेगेटिव डाउनवर्ड में बना हुआ तो इसे नेगेटिव लिखूंगा, माइनस का HI हाइट ऑफ इमेज, और ये इसे क्या लिखूंगा, पॉजिटिव H0 AP A डैश P, यानी कि ये तो पोल से इस तरफ है तो क्या लिखेंगे, माइनस का V डिवाइडेड बाई, ये इस तरफ है तो माइनस का U इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से हमें मिला HI अपॉन H0 इज इक्वल टू माइनस का V बाई U। ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मिली। क्यों, क्योंकि M इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, M इज इक्वल टू HI अपॉन H0, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो M इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का V बाई U। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, M इज इक्वल टू HI अपॉन H0 इज इक्वल टू माइनस का V बाई U। बहुत ही आसान है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझना कि आपसे बोल दिया गया कि ये कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये पोल है, ये F फिजिकल टू वापस से 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट आपसे बोल दी गई है कि 2 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंट। तो आपसे पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट बताइए। तो आसान है, देखो ये 10 है, ये 15 है, तो सेंटर और उसके बीच में रखा तो डायरेक्ट V लिख सकता हूँ मैं। तो V इज इक्वल टू कितना मिला हमें आंसर में, आंसर में हमें V मिला माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें हाइट निकालनी, तो हाइट और उसमें क्या रिलेशन है, HI अपॉन H0 इज इक्वल टू माइनस का V बाई U, माइनस माइनस का V कितना है, माइनस का 30, माइनस का U कितना, माइनस का 15, HI और H0 कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इससे कितने टाइम कट हो गया, 2 टाइम। तो HI इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ये माइनस आने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो आपके पास इमेज बना है वो इसके अपोजिट में बना है। तो अगर ये इस तरफ बना है तो इसका इमेज इस तरफ बना होगा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितने पर बना होगा, 30 सेंटीमीटर पर। क्लियर है, इसे नोट कीजिए बच्चों, मैं इंक फ्लप कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसे करते हैं हम लोग। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। मोर देन 1 करेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। हमसे बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो साइज में 5 टाइम्स होता है ऑब्जेक्ट की साइज से। इफ अ कॉन्केव मिरर makes the 5 make the image 5 times the size of object, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज है, उसका 5 टाइम साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। एंड फोकस या फोकल लेंथ बोलता हूँ,
फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो आपसे बताना, देन फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। देन फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बच्चों जब भी ऐसे 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक चीज़ याद रखना बच्चों कि जो आंसर आएगा ना वो 2 आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि हमसे इसमें बोला नहीं है कि जो इमेज बने वो रियल हो या वर्चुअल। और मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है वो वर्चुअल भी बड़ा हो सकता है और रियल वाला भी बड़ा हो सकता है। जब मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि अगर कोई, जैसे कि भी आप समझ जाओगे, तो ये मोर देन 1 करेक्ट वाला क्यों होता है समझना। मान लेते हैं पहला केस बताते हैं हम लोग, केस 1, कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर है, ये फोकस है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी हाइट हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, h0 मानते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जब इस तरफ बनेगा बच्चों तो वो उससे बड़ा हो सकता है। एक ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो मान लेते हैं अगर ये x डिस्टेंस पर होगा, चलो इसे u पे मान लेते हैं, ये u पे होगा तो ये कितने पे बन रहा होगा, v पे बन रहा होगा। लेकिन इस केस में ये इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा या नहीं होगा। और इसके हाइट को हम मान लेते हैं hi। ये एक केस पॉसिबल है जब रियल हो, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा हो तो उसका इनलार्ज इमेज बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो hi/h0 इज इक्वल टू -v/u होता है। हाइट कितने टाइम्स बोला है, 5 टाइम्स। तो जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी, 5h0। लेकिन ये नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हो तो इमेज नीचे बना हुआ, ये मैंने अभी सिखाया था आपको यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का v/u, तो इसे h0 से h0 कर दिया तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 5u आ गया। ये रिलेशन आ गया u और v में। अगर ये रिलेशन आ गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब u और v। तो देखो कैसे, इसे हटाता हूँ मैं बहुत ही आसानी से। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही होगा। अब देखो u की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखा हुआ है, 5u प्लस u और f कितना दिया हुआ हमें, -20, क्योंकि इस केस में तो -20 आएगा, इस तरफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5u 1 + 5 इज इक्वल टू -1/20। यही होगा, ये होगा तो ये 6/5u हो गया। तो इससे कट हो गया 4 टाइम, तो u इज इक्वल टू आ गया -24 सेंटीमीटर। देखो u आ गया ऑलरेडी नेगेटिव, और नेगेटिव आना भी चाहिए था, ठीक है। u आ गया तो v भी हमें मिल जाएगा। सो v इज इक्वल टू -5 × 24, 120 सेंटीमीटर। यह आ गया, पहला केस ही हो गया, क्लियर है। दूसरा केस हो सकता है जब इमेज क्या बने, वर्चुअल बने, केस 2। देखो केस 2 क्या है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, ठीक है। ये फोकस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फोकस और इस पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट h0 हाइट का, तो भी उसका इमेज इस तरफ बन सकता है, उसी डायरेक्शन में, यानी कि वर्चुअल होगा इस केस में। इमेज वर्चुअल होगा लेकिन हाइट उसकी एज इट इज़ हो सकती है, जिस तरफ उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसी डायरेक्शन में इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो hi होगा और ये क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। तो इस केस में जब हम लिखेंगे hi/h0 माइनस का v/u, तो क्या लिखेंगे, hi को भी पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि 5h0/h0, क्योंकि ये भी उसी डायरेक्शन में बना, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में बनाया। तो माइनस का v/u कट हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, -5u। वापस से हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यही वाला, ठीक है। अगर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, वो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/20। तो 1/v u की जगह पर क्या लिखूँगा मैं, -5u,
1/u तो कैलकुलेट ही करना है और 1/20, लेकिन आगे माइनस लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5u, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1/20। तो 4/5u इज इक्वल टू माइनस का 1/20 ये होगा। तो 5 से कट हो जाएगा 4 टाइम, तो u इज इक्वल टू आएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर। और माइनस आना भी चाहिए था, देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या था ये, माइनस का 5u था, तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 16, 72 आ जाएगा, प्लस का 72 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों। बस इतना सा ना, जब भी टाइम्स के बारे में बोले तो 2 आंसर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो बोल दे कि वो ऑब्जेक्ट आपका और इमेज भी आपका रियल होना चाहिए तो फिर एक ही आंसर आएगा। अगर वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल, तो एक ही आंसर आएगा, और कुछ ना बोले तो दोनों ही केस पॉसिबल है, तो मोर देन 1 में भी ये आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमें इसके ऊपर ग्राफ सीखना है। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। इसे हटाता हूँ मैं अब, बहुत ही वहाँ से, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा आता है ग्राफ सिंपल वे में। देखो अब हमसे जो ग्राफ पूछा गया वो किसके बीच में पूछा जाता है, ऐसे जैसे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। हमसे ग्राफ पूछा जाता है। अगर हमसे ग्राफ पूछा जाए, फर्स्ट जो ग्राफ है, अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि आपको जो ग्राफ बताना है वो बताना है 1/v और 1/u के बीच में, तो इसके लिए कैसे करेंगे। देखो ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे 1/v मान लिया और x एक्सिस पे 1/u मान लिया। तो इसी रिलेशन को अगर मैं लिखूँ बच्चों, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f तो फिक्स होता है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो 1/y को मैं y लिख दूँ, v को इसको x लिख दूँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर आप बात करोगे फॉर कॉनकेव मिरर, ये बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए बात करो तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का c। तो ये तो कैसा रिलेशन होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन का। कैसा रिलेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे से y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, -x माइनस का c। तो ये ग्राफ तो आपको बनाना आता है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, यानी कि कुछ ऐसा। देखो कैसे, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे कट हो रहा है, -c पे, यानी कि y एक्सिस पे नेगेटिव पे कट होगा, -c पे। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप भी है। अब अगर आप ध्यान समझो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली टर्म क्या नेगेटिव है, यानी कि u नेगेटिव है। अगर u नेगेटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, रियल, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल। इस क्लास में v क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल। इस वाले केस में दोनों ही नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा, रियल, इमेज भी कैसा होगा, रियल। इस वाले केस में u पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, और v नेगेटिव है तो इमेज कैसा हो जाएगा, रियल। लेकिन कई बार हमसे ग्राफ बच्चों इसके ऊपर ना पूछ के डायरेक्ट u और v के बीच में पूछा जाता है। तो उस पर जब ग्राफ पूछा जाएगा तो उसके पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, उसमें कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट, क्योंकि वो आसान ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग उसके बारे में, ताकि आपको पूरी चीज़ें याद हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ पहले कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, तो कहाँ इमेज बनता है, कहाँ पर किस किस जगह पे चेंज होता है, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उससे आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना 2f पर लिखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो तो उसका इमेज भी 2f पे बना हुआ है, -∞ पे रखा हुआ है तो f पे बनेगा। वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। समझते हैं ग्राफ में। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस है, इसकी फोकल लेंथ f है। तो अब ध्यान से समझना, इसे मैं सेंटर मान रहा हूँ, इसे मैं फोकस मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब सुनना, अगर मैं इन्फिनिटी से सेंटर पे चलता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से -∞ से सेंटर पे चलता है, तो इसका जो इमेज है वो फोकस से सेंटर तक चलता है, ऐसे।
जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पर बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे पहुंच जाएगा तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा। ठीक है, क्लियर है। और डिमिनिश होगा, छोटा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज से जो इमेज होगा वो छोटा होगा, और जब सेंटर पे आएगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है इस सेंटर से फोकस की तरफ, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, सेंटर से फोकस की तरफ चलता है ऐसे, तो ये जो इमेज है वो सेंटर से इन्फिनिटी तक जाता है ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से। और जैसे ये फोकस है जस्ट थोड़ा सा इधर होता है, इस फोकस से थोड़ा सा इधर होता है और फोकस से पोल तक जाता है थोड़ा सा, जैसे ये इससे इधर होता है तो जो इमेज बनता है ना इसका वो प्लस इन्फिनिटी पे बनता है, और उस प्लस इन्फिनिटी से जब ये पोल पर पहुंचता है तो इमेज भी पोल पर पहुंचता है, ध्यान रखना। और जब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज जो बनता है वो लार्ज साइज का बनता है। जब पोल से फोकस तक चलता है तो भी इमेज लार्ज साइज का होता है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं वर्चुअल है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में जो इमेज चलता है वो पोल से फोकस तक चलता है। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है बच्चों पूरा का पूरा। तो अगर मैं आपको डिटेल बनाना चाहूँ तो बता देता हूँ। देखो इस तरफ हम लिख देते हैं पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, उसका नेचर भी बता देते हैं। अगर सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट है, इधर ही बनाते हैं, मैंने गलती कर दी बच्चों, इसको ऐसे करते हैं, इसको हटा के इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज, और यहाँ पे लिख देते हैं नेचर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट चलता है माइनस इन्फिनिटी से सी तक, माइनस सेंटर तक, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऐसे रहेगा, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा माइनस एफ से सी तक। अगर मैं नेगेटिव में लिखूँ तो बच्चों ये वाली टर्म इधर लिखनी चाहिए, ये वाली इधर लिखनी चाहिए, समझ लो आप, क्योंकि जो माइनस इन्फिनिटी है वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। और आप इधर ध्यान समझो तो माइनस एफ की पॉजिटिव वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आप जानते हो ना ये कितना होगा, -3 होगा और ये -5 होगा, तो कौन बड़ा है, -3 बड़ा है या -5 बड़ा है, -3 बड़ा है, तो इसको इधर लिखना चाहिए था मुझे, इसे आगे लिखना चाहिए था, यानी कि ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाद में मत बोलना कि सर आपने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, हाँ या ना, तो ऐसा है, इसे ये समझ पा रहे हो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, या मैं इसको एरो से बताता हूँ, चलो ताकि दिक्कत ना हो बच्चों। समझ पा रहे हो ना आप कि अगर ऑब्जेक्ट चलता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी तक, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो जो इमेज चलेगा वो चलेगा माइनस एफ से माइनस सी तक। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी से सी तक चलता है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, और उसका जो नेचर होगा, देखो ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो रियल होगा, पहली बात तो रियल, और साइज में क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट चलता है, ये इसे फर्स्ट मानते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट चलता है मानते हैं सेंटर से माइनस एफ, तो माइनस सेंटर से चलता है वो माइनस एफ। ध्यान रखना बच्चों, मैंने पहले भी समझा दिया इस चीज़ को कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो लेकिन चलने की डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, इधर से इधर चलाता हूँ। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने गलत लिख दिया। ठीक है, कि माइनस सी बड़ा होता है, माइनस सी छोटा होता है, माइनस एफ बड़ा होता है, तो आपको इधर से इधर, वो मैं डायरेक्शन के साथ ही लिख रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी कि इधर से इधर चले तो जो इमेज चलेगा बच्चों वो चलेगा माइनस के सी से माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस सी से माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ से इस केस में भी जो इमेज होगा वो रियल होगा और साइज उसकी लार्जर होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड। अब कहाँ से कहाँ तक चले हम लोग, फोकस से पोल तक, तो यहाँ पे माइनस एफ से पोल, तो जो ऑब्जेक्ट चला हमारे पास वो चला बच्चों प्लस इन्फिनिटी से पोल तक, या आप बोल सकते हो पोल से इन्फिनिटी तक। लेकिन जब माइनस एफ पर होता है वो तो जस्ट प्लस इन्फिनिटी पर होता है। मैं ऐसा लिख तो नहीं सकता बच्चों, ध्यान रखना, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, मुझे लिखना चाहिए पोल से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, प्लस इन्फिनिटी से पोल तक, यानी कि इस प्लस इन्फिनिटी से यहाँ पे मान लेता हूँ मैं प्लस इन्फिनिटी, और इधर मान लेते हैं हम लोग माइनस इन्फिनिटी, यानी कि वो माइनस इन्फिनिटी से पोल तक चला। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ऐसा समझाया मैंने आपको। तो इस वाली केस में ध्यान समझना, ये वाली चीज़ क्या है,
पॉजिटिव है, अगर v पॉजिटिव है तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल, और साइज में कैसा होगा, इन लार्ज, बड़ा होगा, साइज में कैसा होगा, इन लार्ज, यानी कि लार्जर। और एक और चीज़ लिख देना चाहता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक केस में जो बनेगा वो रियल भी होगा, स्मॉलर भी होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होगा, इन्वर्टेड, जगह नहीं है मैं भूल गया बच्चों। इस वाले केस में भी कैसा होगा, इन्वर्टेड, और इस वाले केस में कैसा होगा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब ये पोल तक पहुंच गया। अब अगर ऑब्जेक्ट चलता है हमारे पास पोल से प्लस इन्फिनिटी तक, तो जो इमेज चलता है बच्चों वो चलता है पोल से माइनस एफ तक, यानी कि पोल से माइनस एफ तक। तो इस वाले केस में अब जो ये ऑब्जेक्ट तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास वर्चुअल है, तो इमेज कैसा बना, रियल, ठीक है। साइज में कैसा होगा, स्मॉल, और कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा, ठीक है। क्यों उल्टा होगा समझ पाए आप लोग, क्योंकि देखो ये इस तरफ है, इसका इमेज इस तरफ बन रहा होगा, क्या बात समझ में आती, ऊपर की तरफ ही बन रहा है, सॉरी बच्चों ऊपर की तरफ ही बन रहा है, तो जो साइज में है तो देखो एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू होता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अगर ये दोनों क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ये तो पक्का पता है मुझे कि ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान समझना, ये साइज क्या हो जाएगी आपके पास, स्मॉलर, ये इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, ये तो आपको पता चल ही रहा है कि दोनों की साइज अगर सेम हो, इस वाले की डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है, और इस वाले डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है, तो ये इन्वर्टेड ना होकर क्या हो जाएगा, इरेक्ट ही हो जाएगा। बच्चों मैंने गलती कर दी, यहाँ पे कैसा आएगा, इरेक्ट आएगा, सीधा ही बनेगा। ये भी इस तरफ है तो ये भी इस तरफ ही बन रहा होगा, लेकिन छोटा बन रहा होगा, यानी कि इरेक्ट ही होगा। क्या बात समझ में आती है, इरेक्ट होगा, सेम डायरेक्शन का होगा, क्योंकि इसको भी अगर आप करोगे पॉजिटिव एच आई और एच नोट सेम होगा तो कैसा आ जाएगा, इरेक्ट ही आ जाएगा, सेम साइज में होगा, ठीक है। तो ये आपसे कुछ भी पूछा, अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बोल सकता है कि जैसे कि देखो उसमें रियल, रियल, वर्चुअल, रियल सब बन रहे हैं। अब इसमें अब आपसे पूछे क्या रियल, इसमें जो इमेज बना वो क्या बना, रियल बना, किसका, ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है क्या, लार्जर साइज का। तो देखो इसमें कैसा है, एक भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या आएगा, नो। हमसे क्या पूछा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है क्या, लार्जर साइज का, किससे, कौन के ओमेटर से, तो आंसर आएगा नो। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे क्या वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है क्या, लार्जर साइज का, तो आंसर है यस। देखो रियल ऑब्जेक्ट भी, रियल इमेज भी, लार्जर साइज भी है। तो ऐसे सवाल इसमें कई सारे पूछे जा सकते हैं बच्चों। अब इसका ग्राफ जो आता है वो कैसे बनता है, उस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। इस चीज़ के लिए u और v के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है, समझना। इस तरफ मैं u बना रहा हूँ और इस तरफ मैं v बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक चलें तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, माइनस u, ये प्लस u। तो अब इसमें कुछ लिखता हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से c, कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान समझना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला, तो इस तरफ अगर मैं बात करूँगा तो ये माइनस एफ है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो माइनस का 2f है, इस तरफ मैं बात करूँ तो ये माइनस का f होगा। इसे हटा देता हूँ बच्चों, इधर बना के बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं अच्छे से इस डायग्राम को। देखो इधर देखते हैं, ये समझते हैं इस चीज़ को। इधर देखो, ये v, ये u, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास माइनस का f, ये है हमारे पास माइनस का 2f, ये है हमारे पास माइनस का f, और ये है हमारे पास माइनस का 2f। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ऐसे, और एक लाइन ऐसे, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनता है, माइनस एफ पर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर, तो इस तरफ होगा, तो u का आएगा यहाँ पर, यानी कि वो इमेज यहाँ पर कहीं बन रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं c पर, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, c पर, यानी कि 2f पर, यानी कि ये 2f है,
तो ये भी 2f है, तो इमेज क्या बन रहा होगा 2f पर बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर, इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर बन रहा होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम पहुँचे फोकस पर, वापस से किस पे पहुँचे फोकस पर, इस फोकस पर, तो इमेज क्या बन रहा है इन्फिनिटी पर। तो जब हम इसके फोकस पर पहुँचे तो इमेज कहाँ आ गया इन्फिनिटी पर आ गया, यानी कि जो चला होगा ये ग्राफ कुछ ऐसे चला होगा, आगे पीछे हो गया वो थोड़ा बहुत बच्चों, ऐसे ऐसे चलेगा वो ग्राफ, समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसके तरफ ऐसा होगा, इसके तरफ ऐसा होगा। अब जैसे यहाँ से क्या होगा, सीधे माइनस इन्फिनिटी में जा रहा था, तो वैसे क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी में, यानी कि ऐसे स्विच हो जाएगा एफ से यहाँ पर, ऐसे प्लस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा वो पोल तक में, ऐसे ये वाली सिचुएशन है यहाँ से यहाँ तक जाने पर। तो ये कहाँ पहुँच गया प्लस इन्फिनिटी से पोल तक आ गया। अब उसके बाद ये क्या हो गया वर्चुअल हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वर्चुअल। तो इमेज कहाँ से कहाँ तक चला, पोल से फोकस, यानी कि ऐसे चलेगा, समझ पा रहे हो, ऐसा ग्राफ आता है बच्चों इसका। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाली जो पोर्शन आती है इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आता है लेस देन 1। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो आएगा m = 1, और इसके नीचे जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो आएगा m > 1। क्या बात सुना है। तो इस टाइप का ग्राफ आता है बच्चों इसके लिए, इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके।